हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसके बारे में हम लोग उसके जो एमसीक्यू हैं उसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो क्या दे रखा है कि Household inventory is not included in national income, a stock concept, both A and B, और D none of these। ठीक है, हाउस होल्ड इन्वेंट्री का मतलब जो आपके घर में स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? तो पहला वाला नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और बी अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। देखो, इन्वेंट्री जो होता है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट भी होता है, ये मैं बता चुका हूँ। हाउस होल्ड इन्वेंट्री नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भी इन्वेंट्री होता है वो अगर प्रोड्यूसर के पास हो, भाई देखो, अगर प्रोड्यूसर के पास कोई माल पड़ा हुआ है, उसका कोई स्टॉक है, तो वो तो काउंट होता है नेशनल इनकम में। लेकिन हाउस होल्ड के पास में कोई भी अगर इन्वेंट्री, कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो आप क्या है, मार्केट में गए और कोई सोप खरीदने गए, यानी कि कोई साबुन खरीदने गए। ठीक है, अब आपने क्या किया कि साबुन के मतलब 10-12 पैकेट जो है वो आप ला के घर पर रख लिए। ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर क्या 10-12 जो पैकेट ला के आप रख लिए, तो वो आपके यहाँ पर क्या स्टॉक है, स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि वो जो साबुन आपने मार्केट से खरीदा, तो मार्केट में जब वो उसका प्रोडक्शन हुआ था तभी वो क्या है, नेशनल इनकम में का पार्ट बन चुका था। तो अब वो दोबारा से, अब आपने खरीद लिया तो अब वो दोबारा से नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब उसका प्रोडक्शन हुआ था तभी वो क्या हुआ था, नेशनल इनकम का पार्ट हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए हाउस होल्ड इन्वेंट्री जो होते हैं वो कभी जो होते हैं नेशनल इनकम के पार्ट नहीं होते। ठीक है, और दूसरा इसका रीज़न है वो ये है कि देखो, इन्वेंट्री वही नेशनल इनकम का पार्ट होती है जिसका प्रोडक्शन आप कर रहे हो। ठीक है, जिससे जिससे आप अभी प्रोडक्शन करने वाले हो वही नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। एक ऐसी इन्वेंट्री जिससे आप कोई प्रोडक्शन करने वाले नहीं हो, वो जो होता है वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। दूसरा ये रीज़न है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बस कि हाउस होल्ड इन्वेंट्री नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बिल्कुल सही बात है। और एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन्वेंट्री हमेशा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पर्टिकुलर डेट पर, स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर डेट पर जो चीज़ देखी जाती है उसे स्टॉक बोलते हैं। और आप जो भी इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक होता है, उसे आप क्या करते हो कि जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था साड़ी का, कि भाई आप मार्केट में साड़ी खरीदने गए तो शॉपकीपर यही बोलता है कि देखो अभी रुको, मैं आप अपने स्टॉक में देख के बताता हूँ कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं। ठीक है, तो जो भी जो इन्वेंट्री होती है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट भी होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है रेमिटांसेस फ्रॉम अ रिलेटिव वर्किंग एब्रॉड आर। रेमिटांस भेजा है आपके रिलेटिव्स ने जो वर्क कहाँ करता है, एब्रॉड, यानी कि विदेश में करता है। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, बोथ बी एंड सी। तो देखो, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो आपको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो वो पैसे जो रेमिटेंस आपको भेज रहे हैं वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कमाई है, आपने नहीं कमाई। ठीक है, आपके लिए वो ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, और ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती है। ओके, तो इसीलिए नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये बात सही है। ट्रांसफ़र पेमेंट है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, बोथ बी एंड सी। ओके, इसके बाद में है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज। जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्यों? गुड्स आर टेंजिबल, देयर वैल्यूएशन इज पॉसिबल, गुड्स आर मोर प्रोडक्टिव देन सर्विस, नन ऑफ दीज। तो देखो, गुड्स आर टेंजिबल है, ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से उसे नेशनल इनकम में काउंट कर लिया जाए, ये बात सही नहीं है। देयर वैल्यूएशन इज़ पॉसिबल, ये बात बिल्कुल सही है कि गुड्स की जो वैल्यूएशन है वो क्या होती है, पॉसिबल, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगला है गुड्स आर मोर प्रोडक्टिव देन सर्विसेज। ऐसा हम नहीं कह सकते, दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पर प्रोडक्टिव हैं, गुड्स भी और सर्विसेज भी, और नन ऑफ दीज।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हम नेशनल इनकम में गुड्स के प्रोडक्शन को क्यों शामिल करते हैं, क्यों, क्योंकि देयर वैल्यूएशन इज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट वन, वैल्यू एडेड रेफर टू। वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू एडिड का मतलब होता है कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन ऐसे ही निकालते हैं ना, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्रोडक्ट मेथड में मैं बता चुका हूँ ये चीज़ को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आता है फिफ्थ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सम टोटल ऑफ। अब याद करो, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था, एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ाया था। एक्सपेंडिचर मेथड का जब मैं फॉर्मेट बनवा रहा था तब मैंने बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेकंड हेडिंग थी। ठीक है, पहली हेडिंग थी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके दो पार्ट बताए थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी हेडिंग थी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके दो पार्ट थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक बताया था वहाँ पर। तो वही कह रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। तो बी वाला पार्ट तो बिल्कुल सही लग रहा है। सी है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डी बोथ बी एंड सी। तो देखो बी वाला तो इसका आंसर सही लग रहा है। अब सी को देखते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तब क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये वाला जो इसका ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। अगर यहाँ पर आता नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये टर्म लिखा हुआ आता, फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन आता, तब तो सी वाला पार्ट भी सही हो जाता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर लिखा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो डेप्रिसिएशन ऐड करके ये हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो पहले से ऑलरेडी शामिल होता है, तो आप इसे और शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए बी, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड करते तब ये निकल के आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो क्योंकि मैं टीआर जैन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो डी दे रखा है, बोथ बी एंड सी। ठीक है, इसको भी वो मानता है, जबकि ये हो ही नहीं सकता इसका आंसर। भाई देखो जब नेट है और यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आ ही गया, और यही तो पूछा, तो फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे ऐड हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसका ये आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, डी नहीं होगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे है वैल्यू एडेड मेथड मीजर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो वैल्यू एडेड मेथड्स जो होता है उसे जब हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उससे क्या निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलता है। और जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड को में कौन कौन सी चीज़ों को का कॉन्ट्रीब्यूशन को शामिल किया जाता है, हाउस होल्ड कंज्यूमर को, द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ओन्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री, द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ कंट्री, और बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा डी। देखो जीडीपी का मतलब क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कोई भी करे, चाहे रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट करे, ये बात मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हमारी जब क्लासेस चली थी, जो मैंने ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से पहले मैंने आपको एक चैप्टर कराया था, उससे पहले एक सेकंड चैप्टर जो कराया था जिसमें मैंने नेशनल इनकम की बेसिक्स बातें बताई थी, उसमें मैंने जीडीपी के बारे में बताया था। मैंने वहाँ यही बताया था कि जीडीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं जीडीपी, चाहे वो रेजिडेंट प्रोडक्शन करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट करे। तो जीडीपी में इस वैल्यू एडेड में कौन कौन सा काउंट होगा, द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ओन्ड बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज जिसका मालिक कौन हो, रेजिडेंट हो, और द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ कंट्री, या फिर ऐसा प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज जिसका मालिक नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी, यानी कि इसका आंसर होगा डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आता है 7th क्वेश्चन। ठीक है,
हमेशा याद रखो, मैं बार बार इन चीज़ों को बोल रहा हूँ, मेरा जो भी आप लेक्चर देखते हो उसे आप सीरीज से देखो, बीच में से देखने की कभी कोशिश मत करो, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो हमेशा जो चीज़ें होती हैं वो सीरीज़ में पढ़ी जाती हैं, ना कि बीच बीच में। अगर आप बीच में से चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि लेक्चर मुझे समझ में नहीं आया। क्यों? बहुत सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ा रखी होती हैं, तो हमको जब वो उसका रेफरेंस आता है तो मैं ये बोल देता हूँ कि भाई मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, तब आप कहोगे सर पहले पढ़ा चुका हूँ, हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो आप जो भी मेरे लेक्चर है उसे सीरीज से देखो, मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि जून तक इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देना, ताकि आप लोगों को आगे और बहुत सारी प्रिपरेशन करा सकूं और हम लोग जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स को गेट कर सकें। मेरा पहला जो टारगेट है वो 95 प्लस का टारगेट है, ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसने 95 गेट कर चुकी है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि 95 प्लस बच्चों के आए, ठीक है। इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अब मैं ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, ताकि मेरे जो कुछ बच्चे जो 95 गेट किए थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 95 प्लस गेट करें, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। मतलब इनकम मेथड के द्वारा अगर आप नेशनल इनकम को काउंट करते हो तो कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखो पहला जो होता है वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जब हमने निकाला था इनकम मेथड में, ठीक है, नहीं दे रखा इसमें। उसके बाद हमने निकाला था ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस के मैंने पार्ट बताए थे रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट शामिल हो गया, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के मैंने पार्ट बताए थे डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि ये भी शामिल होता है, ये दोनों शामिल होते हैं, और प्लस मिक्स्ड इनकम भी शामिल होता है। तो कह रहा है कि कौन सी चीज़ शामिल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, तो कौन सा शामिल नहीं, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो 7th वाले का आंसर जो होगा वो सी होगा। ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन वो कह रहा है नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो 7th का आंसर होगा सी। 8th वाले को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कौन कौन सा पार्ट नहीं होता। और याद करो एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2 चीज़ शामिल होती हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताया था। अब देखो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, अगर फूड पर कोई खर्चा करते हैं तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बता ही रखा है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अगर वो कोई एजुकेशन पर भी खर्चा करते हैं तो वो भी क्या होता है, उनका फाइनल कंजम्पशन होता है। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, किसी भी रॉ मटेरियल पर अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो तो वो फाइनल कंजम्पशन नहीं होता। क्यों? आप रॉ मटेरियल का डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हो, उससे आप अभी क्या कोई भी गुड्स को तैयार करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी आप रॉ मटेरियल पर खर्चा करते हो वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स पर आप खर्चा कर रहे हो, रॉ मटेरियल से अभी चीज़ बनना बाकी है, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है कि इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। एक्सपेंडिचर और रॉ मटेरियल जो होता है वो कभी भी क्या होता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता, ओके। अब आते हैं 9th वाले पे, एज ए रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम इज, अगर आप डबल काउंटिंग करते हो तो नेशनल इनकम क्या हो जाती है, ओवर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड, करेक्टली एस्टिमेटेड, नॉट एस्टिमेटेड फॉर द एंटायर ईयर ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप डबल काउंटिंग करोगे तो नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी, यानी कि 9th का ए जो होगा वो आंसर होगा। क्यों होगा? मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि देखो खुद देखो, कोई फार्मर है, उसने सीड्स लिया, उसके बाद उसने क्या किया, वीट को ग्रो किया, उसके बाद उसने फ्लोर मिल को दिया, फ्लोर मिल वाले ने, अब देखो फ्लोर मिल वाला जो होगा वो क्या करेगा, फ्लोर मिल वाला जो है वो बेकर्स को बेचेगा, बेकर्स जो है उसको बिस्किट्स बनाएगा। तो अगर हम हर की अलग अलग वैल्यू को काउंट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे फार्मर ने वीट को ग्रो करके बेचा, वो वाली वैल्यू, वीट की वैल्यू काउंट करी, फिर फ्लोर मिल वाली ने बेकर्स को फ्लोर बेचा, उसकी वैल्यू काउंट करी, फिर जो बेकर्स है उसने ब्रेड बना के बेचा, ठीक है, शॉपकीपर को, वो काउंट कर लिया। तो क्या होगा, अगर आप सबकी वैल्यू काउंट करते हुए चलोगे तो इससे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, हर वैल्यू 2-2 बार काउंट होगी, ठीक है। और इसीलिए हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं, मतलब कि
फाइनल गुड्स जो तैयार होता है उसकी वैल्यू को लेते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली जो वैल्यू, जो भी आप गुड्स तैयार कर रहे हो उसमें सबकी वैल्यू शामिल हो गई। जैसे आपने ब्रेड बनाया तो ब्रेड में आपने सीड्स की वैल्यू भी ले ली, वीट की वैल्यू भी ले ली, फ्लोर यानी कि आटे की वैल्यू भी ले ली। अब तो ब्रेड में इन तीनों की वैल्यू शामिल हो गई, तो इसीलिए उनकी अलग अलग वैल्यू को शामिल नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, जो फाइनल गुड्स तैयार होता है उसी की वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप डबल काउंटिंग करोगे तो उससे क्या आपकी जो जीडीपी है वो ज़्यादा दिखाएगी, आपकी जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा दिखाई देगी, यानी कि ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी। ओके, 10th वाले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो, इनमें से कौन है जिसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते क्योंकि वो ट्रांसफर पेमेंट है। जैसे रिसीप्ट्स ऑफ बर्थडे गिफ्ट, चेक सेंट बाय योर पेरेंट्स सेटल्ड अब्रॉड। अगर कोई बर्थडे पर आपको कोई चेक मिला है, ठीक है, आपके पेरेंट्स के द्वारा जो अब्रॉड में सेटल है, तो वो आपके लिए ट्रांसफ़र पेमेंट होगा। सही बात है, क्यों? आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, गिफ्ट दिया, गिफ्ट आपके लिए ट्रांसफ़र पेमेंट है क्योंकि आपने नहीं कमाया, वो आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको दिया है। रिपाट्रिएशन ऑफ वेजेस अर्नड बाय एनआरआई टू देयर पेरेंट्स इन इंडिया। तो ये रिपाट्रिएशन ऑफ वेजेस अर्नड बाय एनआरआई मतलब एक ऐसी वेजेस जो एनआरआई ने कमाई है और वो अपने पेरेंट्स को, रिपाट्रिएशन का मतलब भेज रहा है, बाहर से भेज रहा है। और बाहर से कोई भी पैसा जब आता है तो वो जो रेमिटेंस जो आता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र इनकम, वो भी शामिल नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आपने कोई प्रोडक्शन किया उस पर आप क्या दे रहे हो, एक्साइज ड्यूटी। तो याद रखो, जो भी टैक्सेस होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट के पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप अपनी इनकम जो आप अपनी आपकी इनकम है या जो आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से आप निकाल के देते हो। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी जो है ये भी एक ट्रांसफ़र पेमेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपने जो भी पैसा कमाया उसका एक पार्ट आप क्या कर रहे हो, सरकार को दे रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो ये भी एक क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज होगा। ओके, वैसे एक बात बता देता हूँ, जैसे देखो, आप कहोगे सर कि जब आपने इनकम मेथड किया था तब वहाँ पर आपने प्रॉफिट में एक पार्ट बताया था। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट टैक्स बताया था आपने। तब सर आपने कॉरपोरेट टैक्स क्यों शामिल किया था? तो देखो, आपसे कभी पूछे कि कॉरपोरेट टैक्स क्या एक कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है या उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जा सकता है। तब आप कहोगे सर फिर आपने यहाँ क्यों लिखा है? तो इसलिए लिखा है, मेनली जो होता है वो प्रॉफिट होता है जिसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट की वैल्यू ना दे रखी हो तब प्रॉफिट की वैल्यू को निकालने के लिए इन तीनों वैल्यूओं को शामिल किया जाता है, यानी कि इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की वैल्यू को लिया जाता है, लेकिन कभी आपसे पूछे क्या कॉर्पोरेट टैक्स एक ट्रांसफ़र पेमेंट है या उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, तो आप बोलोगे वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट है और उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं। ये अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बताया था इसमें मैंने एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी भी कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो ये भी जो होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं। ठीक है, अब 11th वाले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफ़र पेमेंट। इनमें से कौन है जो ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट। अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफ़र पेमेंट, कि इसमें से कौन है जो ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और डोनेशन। तो देखो, ओल्ड एज पेंशन और डोनेशन ये तो बता चुका हूँ, दोनों ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं। रिटायरमेंट पेंशन जो होती है वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट पर जो पेंशन मिलती है वो आपके वही पैसे होते हैं जो आपके सैलरी में से कटे होते हैं। पहले आपके सैलरी में से वो पार्ट जो होता है वो कटता हुआ चला जाता है, हर मंथ वो पैसा एक तरफ जुड़ता हुआ चला जाता है एज ए प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद वो धीरे धीरे पैसे आपके रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो रिटायरमेंट पेंशन मैंने बताया था जब नेशनल इनकम में इनकम मेथड बता रहा था कि रिटायरमेंट पेंशन जो होता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। तो ये जो है वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है।
इंटरेस्ट और नेशनल डेप्ट, अगर कोई आपने डेप्ट लिया उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो भी एक ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके सैलरी यानी कि आपके इनकम में से आप इंटरेस्ट, कोई भी लोन अगर आप लेते हो उस पर अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो वो किस पर देते हो? आपके पास जो आपकी जो सैलरी या आपको जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी में उसी में से निकाल के तो आप इंटरेस्ट देते हो। तो वो जो होता है हमेशा ट्रांसफ़र पेमेंट का पार्ट होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड वाइल जीएनपी ऑफ अ कंट्री एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस क्या कह रहा है कि जीएनपी निकालना है आपको। क्या निकालना है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो इनमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आप क्या ऐड कर लेते हो? नीफा ऐड कर लेते हो। ओके, अब देखो, यानी कि सेल ऑफ द एंटरप्राइज, जीडीपी में सेल ऑफ द एंटरप्राइज को शामिल किया जाता है, यानी कि जीएनपी में भी शामिल किया था। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी मार्केट प्राइस निकालने के लिए इन दोनों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन रेमिटांसेस बाय एनआरआई के द्वारा रेमिटांस भेजा जा रहा है, वो तो ट्रांसफर इनकम होती है और वो नेशनल इनकम का पार्ट होती नहीं है, तो उससे जीएनपी एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। सॉरी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस तो निकाल ही नहीं सकते। तो रेमिटांस बाय एनआरआई जो होती है, क्योंकि रेमिटांस से जो भी होते हैं वो ट्रांसफर इनकम होती है, ठीक है। तो यानी कि आपसे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, समझ में आ गया? देखते हैं 30th क्वेश्चन है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज। सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। क्यों? सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम गुड्स, सर्विस आर नॉट प्रोडक्टिव, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी। क्यों? सर्विसेज की वैल्यू को काउंट आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस वाइफ्स के द्वारा अगर घर में कोई काम किया जाता है, ठीक है, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू निकालना कठिन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। भाई आपके घर में आपकी मदर आपके लिए सब कुछ खाना पकाती हैं, सब काम करती हैं, कपड़े धोती है वगैरह, सब पूरे घर का सारा काम करती हैं, यानी कि आपको सर्विस तो प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उनकी फिर भी वो जो काम है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जो है उनका जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। बिल्कुल आंख बंद करके, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो पता ही है अपने को, पढ़ चुके हैं, ऑल ऑफ दीज होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या शामिल होता है? रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें पता 3 मेन हेडिंग थी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही तीनों, तो ये तो शामिल हो सकता है। रेंट, इंटरेस्ट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नहीं भैया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहाँ से आ गई? ये तो अलग हेडिंग है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, याद करो क्या बोल रहा है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम तीनों को ऐड करते हैं तब हम क्या निकालते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि 2 हेडिंग्स को माइनस कर दूं तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ सकता है, बिल्कुल निकल के आ सकता है, ये भी शामिल हो सकता है। डी, बोथ ए एंड सी, ए और सी, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ए वाला भी शामिल होगा, सी वाला भी शामिल होगा, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि बोथ ए एंड सी। समझ में आ गया? ये तो सिंपल है। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में किसको शामिल नहीं किया जाता है? कौन कौन सा? चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चेंज इन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो, इन्वेंट्री का मतलब ही होता है फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल से, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन सेल्स, भाई सेल कर रहे हो, सेल में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ का रॉ मटेरियल वगैरह को खरीदना, ठीक है। तो रॉ मटेरियल खरीद लिया, उससे आपने फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स तैयार कर लिए, तो उनके जो स्टॉक्स होते हैं वो तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के पार्ट होते हैं, लेकिन सेल्स में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। आगे समझ में? अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर।
इनमें से कौन है जो फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है? बिल्कुल, कंज्यूमर गुड्स परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कंज्यूमर गुड्स खरीदा जा रहा है तो क्या वो फाइनल एक्सपेंडिचर होगा? बिल्कुल होगा। कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अगर आपने कोई भी गुड्स तैयार कर लिया कंज्यूमर गुड्स और फिर उसको आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट, यानी कि आप निर्यात कर रहे हो, तो वो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। सीड्स परचेज्ड बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा कोई सीड्स खरीदा जा रहा है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है, देखो फाइनल एक्सपेंडिचर में दो आते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, अगर कंज्यूमर के द्वारा इस पर कोई भी खर्चा किया जा रहा है तो उसे कंज्यूमर का फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब प्रोड्यूसर के द्वारा अगर कोई भी खर्चा किया जाता है तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, उस फाइनल एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। ये मैं बेसिक्स बातों में जो चैप्टर फर्स्ट कराया था तब मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन अभी हम बस इतना देखते हैं कि सीड्स परचेज्ड बाय दी फार्मर, फार्मर के द्वारा अगर कोई भी सीड्स परचेज किया जा रहा है तो वो जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि अभी सीड्स से अभी चीज़ों को बनाना है, फाइनल कोई भी गुड्स अभी तैयार नहीं हुआ है। तो सीड्स परचेज्ड बाय दी फार्मर, फार्मर के द्वारा कोई भी सीड्स परचेज किया जाता है तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होगा, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स पर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है तो वो भी क्या होता है? फाइनल एक्सपेंडिचर। बता चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट पर जो भी खर्चा होता है वो अपने आप में एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 18 का सी। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? फाइनल आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, बोथ ए एंड बी और नाइदर ए नॉर बी। अब देखो बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चों को पता लगेगा कि अच्छा हम तो वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं तो ठीक है, डबल काउंटिंग कैसे दूर हो सकता है? वैल्यू एडेड मेथड से बी वाला पार्ट रहेंगे, जबकि इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। देखो आपको मैं बता चुका हूँ, नहीं भी बताया तो बता देता हूँ कि आपको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए दो ही है। एक तो क्या है, या तो आप क्या करो, फाइनल आउटपुट मेथड यूज़ करो। फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब क्या होता है कि जो आपने फाइनल गुड्स तैयार कर लिया है उसकी जो वैल्यू है उसे ही क्या करो, उसी को नेशनल इनकम में शामिल करो, ठीक है, बता चुका हूँ। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि हर लेवल पर आप जितनी जितनी वैल्यू को ऐड करते हुए जा रहे हो, ठीक है, उतनी उतनी वैल्यू को क्या करो, सारी वैल्यू को अगर ऐड कर लो तब वहाँ पर भी क्या होता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग फाइनल आउटपुट मेथड, ये वैल्यू एडेड मेथड, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिलीवेंट इन द एस्टिमेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनमें से कौन इरिलीवेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपको एम्प्लॉय का कंपनसेशन का एस्टिमेशन करना है तो इसमें से कौन कौन शामिल नहीं किया था? फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द स्कूल प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल को फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो वो किसका पार्ट हो जाता है? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है, तो ये शामिल होता है। फ्री एजुकेशन ऑन द स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग इन स्कूल, कोई स्कूल में कोई पढ़ाने वाले जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे अगर फ्री एजुकेशन ले रहे हैं तो वो भी किसका पार्ट होता है? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश होता है। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जो होता है वो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, मैं बता चुका हूँ, यानी कि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से आपके जो है वो सारे के सारे जो MCQ है, 20 MCQ आपके बुक में दे रखे थे, वो होते हैं कंप्लीट। मैंने आप हर क्वेश्चंस की अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को जो है उस डाउट को पूरा क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।